नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, खेती एक बहुत ही व्यापक विषय है और इस विषय पर जितनी भी जानकारियां हम एकत्रित करते हैं उतनी ही कम है। आज हम खेती से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां आपके सामने पुनः लेकर प्रस्तुत हुए हैं और साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान कॉल सेंटर, जो कि किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वैज्ञानिक तरीके से लगाएं धान की नर्सरी, मूंग उड़द की करें सही देखभाल, गर्मियों में पशुओं की सेहत का रखें ख्याल, मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने में सावधानी और गहरी जुताई के कई फायदे। धान उत्पादक किसान भाई 20 जून तक धान की नर्सरी डाल सकते हैं। 800 से 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी से मिलने वाले पौधे 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होते हैं। किसान भाई बीज को नमक के घोल से तथा 10 ग्राम बाविस्टिन, 1 ग्राम स्ट्रेटोपाइसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित करें। उपचारित बीज को अंकुरित करके नर्सरी में बोनी करें। इसके लिए 5 सेंटीमीटर पानी से भरी नर्सरी में अंकुरित बीज समान रूप से बिखेर दें। किसान भाई जब नर्सरी की तैयारी करें तब 8 से 12 किलो गोबर खाद, 8 से 20 किलो यूरिया, 10 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 5 से 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 2 किलो जिंक सल्फेट प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी में डालें। जायद में लगाई गई मूंग उड़द की सही देखभाल की जाए तो उत्पादन में वृद्धि आसान से हो जाती है। सबसे पहले गर्मी में बढ़ते तापमान का ध्यान रखना होता है, जिससे खेत में पानी की कमी होती है। इसलिए 10 से 15 दिनों के अंतर से सिंचाई करना जरूरी होता है। सिंचाई के पहले खेत में खरपतवार जरूर निकाल दें। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी की सक्रियता के कारण पीला मोजेक आने की संभावना ज़्यादा होती है। सफ़ेद मक्खी की सक्रियता पर नजर रखें और देखते ही रोगर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के भीतर 2 छिड़काव करें। इसके अलावा पौधों की पत्तियों पर भभूतिया रोग भी आता है, जिसके समाधान के लिए सल्फेक्स 2 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दें। वैज्ञानिकों की इस तकनीक को अपनाने से उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों में खासतौर पर दुधारू पशुओं की ज़्यादा देखरेख की जरूरत होती है। उन्हें गर्मी से बचाने के अलावा उनके आहार पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले पशुओं को छायादार जगह में रखें और बोरे, टाट या फिर वृक्षों की छायादार जगह में उन्हें बांधें। इसके अलावा ठंडा पानी और स्वच्छ पानी जरूर पिलाते रहें। भैंसों को 3-4 बार तथा गायों को 2 बार ठंडे पानी से नहलाएं। ध्यान रखें कि दूध निकालने के बाद जहां तक संभव हो पशु को ठंडा पानी जरूर पिलाएं। किसान भाई यह भी ध्यान रखें कि गर्मियों में पैदा की गई ज्वार कई बार पशुओं को हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि यदि बारिश नहीं हुई है तो पशुओं को ज्वार खिलाने के पहले खेत में 2-3 बार पानी लगाने के बाद ही ज्वार की चरी पशुओं को खिलाएं। पशुपालक मवेशियों को लू से बचाने के इंतजाम करें। यदि कोई लू लगने के लक्षण दिखाई दें तो तत्काल उसका योग्य चिकित्सक से उपचार कराएं। मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेते समय कई तरह की सावधानियां रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले तो मिट्टी नमूने को किसी खाद की बोरी में नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक खेत का अलग अलग नमूना लें तथा एक मिट्टी नमूना 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से तैयार किया जाना चाहिए। यदि एक ही खेत में फसल की पैदावार अलग अलग है तो उसके लिए उर्वरा शक्ति के अनुसार खेत को विभाजित करके नमूना लेना चाहिए। जिस खेत से मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लिया जा रहा है उससे के करीब 8 से 10 जगह से मिट्टी एकत्रित की जानी चाहिए। इसके अलावा मेड़ों के किनारे, वृक्षों के नीचे, खलियान की जगह, खाद के गड्ढे, सिंचाई की नाली, दलदल की जगह आदि से मिट्टी के नमूने नहीं लेना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच के लिए मिट्टी के नमूने पीतल, कांसा या गैल्वेनाइज्ड औजार उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इससे नमूना दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि बागवानी करनी है तो 2 मीटर गहराई की जांच करानी चाहिए। ऊपर से भूमि में क्षार एवं नमक की मात्रा मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, इसलिए ऐसे खेतों की मिट्टी का नमूना 100 सेंटीमीटर गहराई तक लेना चाहिए। अब तक लगभग सभी फसलें कट चुकी हैं और खेत खाली हो चुके हैं, इसलिए खाली खेतों की 3 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई करने से मिट्टी पलट जाती है और गर्मी की तेज धूप से मिट्टी की सफाई हो जाती है। साथ ही बहुवर्षीय खरपतवारों के कंद और
राइजोम्स, दूधबास, मोथा, कांस आदि धूप में मर जाते हैं। कीटों एवं रोगों के प्यूसा लार्वा तथा कवक जाल भी जुताई में ऊपर आ जाते हैं, जो कि गर्मियों की तेज धूप में मर जाते हैं या फिर पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। गहरी जुताई करने से कुछ गहराई पर निर्मित कठोर परत भी नष्ट हो जाती है, जिससे फसलों की जड़ें गहराई तक जाकर अच्छा विकास करती हैं। साथ ही कठोर परत टूट जाने से पहले वर्षा का जल मिट्टी में तेजी से अवशोषित होता है। गहरी जुताई से खेती की मिट्टी अच्छी तरह से भुरभुरी एवं ढीली हो जाती है। पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर ज्यादा क्षेत्र में फैल जाती हैं। परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का अधिक उपयोग हो जाता है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि एक बहुत ही व्यापक विषय है और इस विषय से संबंधित कई जानकारियाँ आपको समय समय पर हम देते रहते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि खेतों में पौध निरीक्षण, जैव उर्वरक, निदाई, गुडाई, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका समय समय पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको त्वरित जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिससे किसान बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। हम इस विषय पर और बातचीत करेंगे हमारे विशेषज्ञ से आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की अधिकतर जनता अपने रोजगार के लिए खेती पर निर्भर करती है, लेकिन सभी के पास खेती को लेकर संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। परंतु आजकल खेती को और भी अधिक उन्नत बनाने के लिए कई नई तकनीकें उपलब्ध हैं। इन तकनीकों को किसान द्वारा प्रयोग में भी लाया जा रहा है। लेकिन जब किसान खेती के लिए इन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो ये नई तकनीकें कई समस्याओं का रूप ले लेती हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का निर्माण किया, जिससे अब किसान भाइयों और बहनों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब किसान भाइयों और बहनों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो आ गया है, जिस पर बिना खर्चे के देश के किसी भी कोने से किसान भाई बहन फसल व कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-1551। आप इस नंबर पर फोन कर कृषि की देखरेख से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक देश के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है, यानी किसी भी कंपनी के मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल कर सकते हैं। देश में वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 25 किसान कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से कॉल करेंगे, उसी क्षेत्र के कॉल सेंटर में आपका संपर्क होगा, जहां किसान भाई बहन अपने सवालों का जवाब अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उसी की फसल फिर से लेनी। यहाँ पे सभी कृषि स्नातक वर्ग कार्य करते हैं ना। यहाँ का निःशुल्क टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551। किसान भाइयों
कि यहाँ 4 से 5 हज़ार कॉल का समस्याओं का डेली प्रतिदिन निराकरण किया जाता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कृषि में 3 सीजन्स होते हैं, तो यहाँ सीजन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं किसान भाइयों के। जैसे अभी सीजन स्टार्ट होता है तो बीज की उपलब्धता है, फिर जैसे बीमारियाँ लगती है, कीड़ों का प्रकोप होता है, इस तरीके से निरंतर किसानों की सेवा में यहाँ पे हैं और काफ़ी किसान इससे लाभान्वित हैं। जो वर्तमान समय में अभी जो मौसम की मार हो रही है या जो तकनीक के कारण किसान खेती जो पीछे हो रही थी, वो उसका लाभ किसानों को बहुत अच्छे से यहाँ पे मिल पा रहा है और समय समय पे यहाँ पर किसानों को अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जो योजनाएं गवर्नमेंट की जो किसानों तक नहीं पहुँच पाती हैं, वो भी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसानों तक पहुँच पा रही हैं। जो विभिन्न प्रकार की नई प्रजातियां डेवलप होती हैं, तो किसान एक बार न्यूज़पेपर में तो पढ़ लेता है, पर उसे कैसे कहाँ मिलेगी, कैसे मिल पाएगी और क्या उसका रिज़ल्ट हमारे एरिया में है, ये जानकारी हमारे यहाँ से किसानों को प्रदान की जाती है। समय समय पे वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे यहाँ से जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसका लाभ भी हम किसानों तक पहुँचाते हैं। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगभग हमारे पास प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार कॉल ऐसी हैं जो हम अटेंड कर पाते हैं और किसानों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। समय समय पे क्यूरी भी किसानों की प्राप्त होती है। जी, इसके अंतर्गत हम किसानों को जो भी समस्याएं होती हैं उनको उनकी समस्याओं का सुझाव दिया जाता है। एक दिन में यहाँ पर लगभग 3000 से 4000 समस्याएं आती हैं, क्वेरीज आती हैं किसानों की, जिनको हम पूरी जो भी वो जानकारी मांगते हैं। जैसे अभी इस समय रबी सीज़न चल रहा था, तो गेहूँ से संबंधित जो भी जानकारी वो लेना चाहते हैं, जैसे खाद वगैरह से संबंधित, और जो भी बीमारियां आती हैं खरपतवारों के लिए जो भी समस्याएं उनको होती है, उसके लिए हम उनको यहाँ से जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा अभी मौसम संबंधित, मौसम अभी इस समय देख ही रहे हैं वर्तमान में कितना ख़राब हो रहा है, तो फ़िलहाल अभी पूरे टाइम मौसम की जानकारी आती है, तो उनको हम जो भी अगले 5 दिन की जानकारी है मौसम की, वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा उन और जो भी योजनाएं होती हैं खेती से संबंधित, और वो जो भी पूछना चाहते हैं, वो सारी डिटेल हम उनको यहाँ से बताते हैं। और किसान भाई भी काफ़ी संतुष्ट हैं हम लोगों से, क्योंकि वो लोग जिस तरह से उनका हमको रिस्पांस मिलता है, उससे हमको समझ में आता है कि हाँ, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमें भी संतुष्टि मिलती है। हमारी 62 मेंबर्स की स्टाफ है, इसमें सभी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। इसके अंतर्गत कुछ लोग कीटशास्त्र विभाग से हैं, कोई अर्थशास्त्र से हैं, कोई पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। तो जो भी क्वेरीज आती है, जैसे बीमारियों से संबंधित, कीटों से संबंधित, तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, वो सारी डिटेल किसानों को बहुत अच्छे से दे देते हैं। और जैसे अर्थशास्त्र है, तो जो लाभ हानि के संबंध में जो किसान लोग पूछते हैं कि क्या करेंगे, वो क्या स्कीम अपनाएंगे कि उनको प्रॉफिट हो, उसके लिए भी यहाँ से डिटेल में हम जानकारी उनको प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि में उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जा रहा है और उन्नत तकनीक को अपनाकर किसान भाई कृषि को लाभ का धंधा भी बना रहे हैं। ऐसे में किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को अपनाते रहना चाहिए और अपने खेतों में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल समय समय पर करते रहना चाहिए। जो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, वही किसान सफल किसान कहलाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान शेषराम कुशवाहा जी से मिलवाएंगे, जिन्होंने उन्नत तकनीक को अपनाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया है।
किसान भाइयों, ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपका कार्यक्रम है और समय समय पर हम अनुभवी किसान भाइयों को यहाँ पर आपके सामने लाते हैं और उनसे सीधी बातचीत करते हैं और उनके जो अनुभव है वो हम आपके साथ बांटते हैं। ऐसे ही किसान भाई है शेषराम जी जो हमारे साथ में आज है। शेषराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि अपने पास कितनी खेती है? सर, हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। 2 एकड़ ज़मीन है। तो अभी उसमें कौन कौन सी फसल अपने लिए? अभी कुछ जगह में फूल लगे हैं, गुलाब लगा है, गेंदा लगा है, गोल्डन लगी है, रजनीगंधा लगा है। मतलब फूलों की खेती आप जो जी, फूलों की सब्जी की भी करते हैं। सब्जी भी है। कुछ जगह में गिलकी लगी है, लौकी लगी है, अच्छा, करेले लगे हैं। फूल कितने रकबे में लगाए हैं? करीबन 1 एकड़ में लगे हैं फूल। 1 एकड़ में फूल है। फूलों की खेती आजकल क्योंकि फूलों की बहुत ज़्यादा मांग रहती है और आपने फूलों की खेती अपनाई है, फूलों की खेती कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचकर फूलों की खेती के क्षेत्र में आने का विचार बनाया? सर, हमने देखा सब्जी और फूलों में तुलनात्मक तरीका देखा तो सब्जी की अपेक्षा फूलों में ज़्यादा मार्जिन है। थोड़ी सी लागत कम आती है सब्जी की अपेक्षा और पैसे ज़्यादा बचते हैं, आमदनी ज़्यादा होती है इसमें। अच्छा। इसलिए हमने फूलों की खेती चालू करी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे किसान भाई जो है काफ़ी जिज्ञासु रहते हैं कि यदि हम फूलों की खेती करते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो साल भर जो आप पूरा लागत लगाते हैं उसके बाद में पूरी लागत निकालने के बाद में लगभग आपको कितना फ़ायदा होता है? अगर हम आधी एकड़ का एक हिसाब रखें जी, तो आधी एकड़ में जैसे हम लगाते हैं सब्जी की अपेक्षा, तो सब्जी में मान लो 30 से 40 हज़ार के आसपास फ़ायदा होगा, तो फूलों में 50-60 हज़ार के आसपास फ़ायदा हो जाएगा। मतलब सब्जी से ज़्यादा फूलों में फ़ायदा दिखाई देता है। यदि हम किसी तरह की जोखिम की बात करें, क्योंकि सब्जियों में तो चलो कोई बीमारी लग गई या कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो उसकी रोकथाम की ज़रूरत पड़ती है। जी, फूलों में क्या जोखिम रहती है? फूलों में जोखिम कम ही रहता है। जैसे गोल्डन की फसल है उसमें रोग कम लगते हैं। अच्छा। तो दवाइयाँ भी कम लगती हैं, तो खर्च अपना कम हो गया। खर्च कम होगा तो फायदे का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही गुलाब का है, गुलाब में भी रोग तो लगते हैं लेकिन उतना खर्च नहीं आएगा जो सब्जी में रोग से बचाने के लिए आएगा। वो गुलाब की या गेंदा की फसल में, नौरंगी की फसल में उसमें खर्च कम आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें यदि खर्च कम आ रहा है तो जाहिर है आमदनी का मार्जिन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और लागत कम हो रही है। लागत कम हो रही है। अच्छा, आजकल जो है जैविक खेती की तरफ हमारे कई किसान भाई ध्यान देते हैं। यदि फूलों की हम बात करें तो जो रासायनिक खाद या जो दवाइयाँ हैं उनकी बजाय जो हमारी जैविक खाद है उनका आप प्रयोग करते हैं क्या? जैविक खाद का करते हैं। जैविक खाद लंबे समय तक फ़ायदा देता है। अपने अंग्रेजी खाद तो कम समय फ़ायदा देगा और ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है उसको कम भी करता है। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। जैविक खाद ज़्यादा फायदा करता है। लंबे समय तक यदि फ़ायदा लेना है तो हमें जैविक खाद या हमारी जो देसी खादें हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। जी। अच्छा शेषराम जी, बात आती है फूलों की खेती हमने की है तो उसको बेचने की या विपणन की, मतलब बाज़ार में ले जाने की, तो आप किस तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं? सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंडी ले जाते हैं तो मंडी लेके जाएंगे तो हमारा 10% कमीशन कट जाएगा। अच्छा। तो हम मंडी ना ले जाके, जैसे न्यू मार्केट में दुकानें हैं फूलों की 10 नंबर पे हैं, कुछ बिट्टन मार्केट में है, तो हम दुकानों पे सीधे दुकानदारों को जाके सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो उससे हमें थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। एक तो कमीशन से बचते हैं और 2 पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, रेट अच्छा मिल जाता है और वहाँ भीड़ भाड़ से बच जाते हैं। ले जाने का खर्च भी कम पड़ता है हमारे साथ। हाँ, मतलब आप सीधे जो है दुकानदारों को देते हैं, संपर्क करते हैं। अच्छा, आजकल जैसे फूलों से गजरा बनता है या फूलों से गुलदस्ते बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं बनती है जी। और मतलब ये एक तरह से व्यावसायिक रूप से भी इसको जो है घर पे करके इस तरह से किया जा सकता है। आपने कभी कोशिश की इस तरह की? हाँ, हम कई बार जैसे कहीं ऑर्डर बड़ा मिलता है, माली अगर हमको बता दे कि यार हमें सुहार देना है तो हम लोग घर पे बना के वो सुहार उसको तैयार करके दे देते हैं। तो उससे हिसाब से बात कर लेते हैं, भाई उसको भी 2 पैसे मिल जाए, 2 पैसे हमें भी ज़्यादा मिल जाए। जो हम लोग फूल बेचते हैं तो उसकी अपेक्षा हार बना के देंगे तो 2 पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हमारे और हमारे बच्चों को काम आते हैं पैसा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फूल जो कि जो है हर मौसम में हर फूल नहीं होता है। जैसे गुलाब का एक मौसम होता है, गेंदे का भी अपना एक मौसम होता है, नौरंगा या ग्लेडियस इनका भी एक अपना मौसम होता है। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से उसका मतलब जो है जो रूटीन बना के रखते हैं? देखो, गेंदा ऐसा है, गेंदा आजकल हाइब्रिड आने लगा है। अच्छा। तो उसकी जो पौध हम लोग कलकत्ता से मंगा लेते हैं और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर उसके पेड़ सही बन जाए, देख रेख सही हो जाए
खाद समय पे दे दें जी, तो वो ज़्यादा समय तक चलता है, तो उसमें आमदनी ज़्यादा होती है। ऐसे ही गुलाब का है, गुलाब तो खैर लंबे समय चलता है, वो तो करीबन 10 महीने 9 महीने तक फसल है उसकी गुलाब की। कटिंग के समय बस 2 महीने बंद रहता है, 3 महीने, उसके बाद फिर चल जाता है गुलाब, लंबे समय तक है। नौरंगा का भी ऐसे ही है, मरता भी नहीं है वो, सही है, और आमदनी भी ज़्यादा देता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोग भी नहीं लगते उसमें। मतलब साल भर तक आपके खेत में जो है फूलों का रूटीन बारी बारी चलता रहता है, बिल्कुल सही बात, उसी हिसाब से करते रहते हैं। और शेषराम जी, काफ़ी कुछ आपसे बातें हुई और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई भी जो है इस बात से संतुष्ट होंगे कि यदि वो अपने खेत में यदि फूलों की खेती करते हैं, फूल उगाते हैं, तो काफ़ी कुछ फ़ायदे का सौदा होता है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप हमें इस पते पर सूचित करें। हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। और अब मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।